कैमरे पे डॉक्टर देवेश डीएस ने ये स्वीकार किया कि कई पूर्व में भी कई ऐसे मरीजों का ये शिकायत आया कि डॉक्टर जो वो ऑर्थोपेडिक का डॉक्टर है डॉक्टर सचिन, उसने कई मरीजों का फाइल फेंका, मरीजों से बदतमीजी किया, अभद्र भाषा का प्रयोग होता है, वो ड्यूटी में रह के ड्यूटी में आते नहीं हैं, ऐसी शिकायतें हैं। हाँ। उस रिकॉर्डिंग में वो ये भी स्वीकार कर रहे हैं डीएस कि लगातार इसकी शिकायत हमारे पास, सीएस के पास और जिले के उपायुक्त के पास भी गई है, लेकिन इस पर कुछ कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। तो आप स्वीकार करिए कि एक अस्पताल का डीएस जब ये स्वीकार कर रहा है तो आप सोचिए कि उस डॉक्टर की मानसिकता, उसका दिमाग का स्तर कितना ऊंचे स्तर पर पहुंचा कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। हाँ, मनोबल कितना बढ़ा हुआ, ये विचार करने का विषय है। डीसी साहब, मैं तो बार बार कह रहा हूं अपनी बातों में, लगातार मैं कह रहा हूं कि मैं अपने जीवन में उनसे ज्यादा संवेदनशील, उनसे ज्यादा लोगों के प्रति, कार्य के प्रति समर्पित अधिकारी मैंने देखा ही नहीं जी। उन्होंने तुरंत बोला 2 मिनट में मैं बात कर लेता हूं, जबकि मुझे ऐसी जानकारी है, पता नहीं उसमें कितनी सत्यता, कि शायद वो जिले से बाहर थे। उन्होंने तुरंत सीएस को मामले की जानकारी दी। मैंने डीएस, जब सीएस को मैंने फोन करा तो उन्होंने कहा डीसी साहब से बात हुई है, सो ऐसा ऐसा मामला है। मैं 10 मिनट के अंदर मुझे लगता है डॉक्टर देवेश डीएस और डॉक्टर मुकेश, ये दोनों एकदम पहुंचे। उन्होंने अभी एक विषय मैं आपको कहना चाहता हूं, आप पिछले 5 से 10 साल का साहब में डॉक्टर का लिस्ट निकाल लीजिए जो सरकारी डॉक्टर हैं। इस शहर में वो एक साइकिल पे आए और आज अरबों का प्रॉपर्टी बना के खड़ा कर लिए। तो ये बहुत बड़ा जांच का विषय है कि 50,000 लाख रुपए जिस व्यक्ति का सैलरी है, किस व्यवस्था में वो व्यक्ति अरबों का प्रॉपर्टी शहर में बना लेता है। सरकार को इस पर जांच करना चाहिए। सही बात है। आपकी सैलरी 80,000 लाख रुपए और अरबों की संपत्ति कैसे हो रहा है? कुछ ना कुछ तो कहीं गड़बड़ है। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता सत्य प्रकाश सिन्हा जी मौजूद है। आज इनसे बात करेंगे क्योंकि समाज में जो भी मतलब गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, खास करके हमारे सदर अस्पताल जो साहिबगंज का एक मुख्यालय कहा जाता है, और यहाँ पे स्थिति बद से बदतर है। तो इस स्थिति में आज बात करने के लिए हमारे साथ सत्य प्रकाश सिन्हा जी हैं। सर, सबसे पहले आप बताइए, क्या लग रहा है कि हमारे जो सदर अस्पताल है वहाँ पे क्या कमी है? सबसे पहले जौहर साहिबगंज को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते समाज में बखूबी ये अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति का आवाज़ भी उचित माध्यम और उचित प्लेटफॉर्म पर पहुँचे और लोगों को उसका सहयोग मिल सके। और आप इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं और तहे दिल से इसलिए आपका मैं शुक्रगुजार हूँ और आपका शुभकामना करता हूँ कि आप इसी तरह आगे काम करें। जो आपने उठाया सदर अस्पताल का, जी, आप भी संजोग से आप भी इसी शहर के रहने वाले हैं, मैं भी इसी शहर का रहने वाला हूँ जी। लगातार इन चीज़ों से 2-4 हम लोगों को होना पड़ता है। विषय तब भयानक गंभीर हो जाता है जब समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति, गरीब, शोषित, वंचित व्यक्ति, जो आर्थिक रूप से इतना संपन्न नहीं होता है कि वो निजी अस्पताल में जाके अपना इलाज करा सके, जी। वो सरकारी अस्पताल में पहुंचता है। परंतु सरकार की सारी व्यवस्था, सारी उपकरण उपलब्ध कराने के बाद भी सिर्फ मैनेजमेंट और डॉक्टरों की मनमानी के कारण व्यवस्था को जिस प्रकार छत बिछित कर दिया जाता है, वो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं समाज को विचार करने का विषय है। और इस पर अच्छे से विचार करना चाहिए समाज के सब लोगों को, ऐसा मेरा मानना है। सिविल सर्जन जी जब से आए हैं रामदेव पासवान जी, लोगों का कहना है कि अच्छे काम कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? क्या वो अच्छे काम कर रहे हैं, उनके डॉक्टर कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं? जिस दिन से पूर्व में भी डॉक्टर रामदेव पासवान जी यहाँ सीएस रहे हैं जी, वो उनका जब यहाँ योगदान हुआ है, इसमें इस बातों को कोई झुटला नहीं सकता है कि वो अपने स्तर से लगातार इस चीज़ों पर प्रयास करते आए हैं जी। जिले के बहुत ही संवेदनशील उपायुक्त, मैं कहता हूँ ये बातें, मैं बहुत जोर देके ये चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा उम्र भी लगभग 30-35 साल हो गया, मैंने अपने जीवन काल में कभी इतने संवेदनशील उपायुक्त मैंने साहिबगंज में देखा नहीं। लगातार वो किस प्रकार लोगों से संवाद, सरकार का डायरेक्ट एक संवाद, एक बड़ी अधिकारी का संवाद पब्लिक के बीच जुड़ा रहे और अच्छा काम हो, इस दिशा में लगातार उनका भी प्रयास रहा। रामदेव पासवान जी ने लगातार इस क्षेत्र में सदर अस्पताल की व्यवस्था सुधारने का प्रयास किया, परंतु कई बार आप लोगों ने भी ये देखा होगा कि उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं या जो डॉक्टर हैं, उनसे डायरेक्ट उनकी भिड़ंत हो जाती है जी। और वो कैमरा
के से दूर ये बातें कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो हमारे अधिकार क्षेत्र से भी बाहर है और हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि इतने, अगर आपके नज़र में रामदेव पासवान जो सिविल सर्जन इतने अच्छे हैं, तो क्या लग रहा है कि उस पर भी किसी की ना किसी की नज़र है? क्या उनका तबादला हो सकता है, या लग रहा है कि ज़्यादा दिन टिक सकेंगे? मुझे देखिए, साहेबगंज जिला इस क्षेत्र के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि इस जिले से इस प्रदेश के मुखिया निर्वाचित होकर गए हैं। इसलिए पूरे प्रदेश के लोगों का एक विशेष आप कहेंगे अपेक्षा रहता है कि मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र जिला है और वहाँ व्यवस्थाएं अच्छी रहनी चाहिए जी। लेकिन जो अच्छे अधिकारी आए हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, हम लोगों का भी एक्सपीरियंस रहा है, आप लोगों भी ने देखा होगा हमेशा ये कि अच्छे डॉक्टर, अच्छे कर्मचारी, अच्छे पदाधिकारी बहुत ज़्यादा इस जिले में टिक नहीं पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि जो व्यक्ति काम करना चाहता है, अगर वो व्यवस्था को सुधारना चाहता है और उसका सहयोग आप हम नहीं करेंगे, शासन प्रशासन नहीं करेगा, तो वो फिर समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा, व्यवस्था आगे नहीं बढ़ पाएगी। जी जी, सही कहा। मुख्यमंत्री का मतलब जो जिला है उनका घर पड़ रहा है, तो अभी जो 6 जिला में लगभग मेडिकल कॉलेज खोलने की बात है, फिर भी साहेबगंज लग रहा है कि अभी भी अनदेखा किया जा रहा है। जब मुख्यमंत्री का यहाँ पे गढ़ है, यहाँ पे वो चुनाव भी लड़ते हैं आपको बरहेट प्रखंड से, तो क्या लग रहा है कि यहाँ पे बहुत पीछे साहेबगंज है इससे? देखिए, प्रकृति ने इस राज्य को खनिज संपदा से परिपूर्ण रखा है। साहेबगंज जिला सौभाग्य है, साहेबगंज जिला की पूरे झारखंड के 2800 जिला में साहेबगंज में गंगा बहती है जी। इधर पहाड़, इधर गंगा, ये बहुत बड़ी सौभाग्य का विषय है। विकास की जो बातें आती है वो बहुत लंबा विषय हो जाएगा उस पर चर्चा करना। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये कुछ अधिकार क्षेत्र सरकार का है, परंतु मुख्यमंत्री का ये जिला है, उनको इन चीज़ों पर विचार करना चाहिए कि आप अपने कार्यकाल में इस जिला को कुछ आगे बढ़ाएं, कुछ ऐसा काम इस जिला में हो ताकि लोगों को लगे कि नहीं, हमारे क्षेत्र से मुख्यमंत्री प्रतिनिधित्व करते हैं तो हमारे क्षेत्र को भी कुछ बढ़ चढ़ कर मिला है। लेकिन कहावत एक है ना पुरानी कि घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है, तो जहाँ से मुख्यमंत्री आते हैं वही जिला अगर उपेक्षित रह जाता है तो ये निराशा का विषय है। रोजगार के ऊपर में क्या विचार है आपका? क्योंकि रोजगार कहीं ना कहीं इस जिला में खास करके ना के बराबर है। लोग हैदराबाद, बाहर दिल्ली, मुंबई जाते हैं। क्या करना पड़ेगा सरकार को या अपने ज़िले को, मतलब कुछ रोजगार हो? देखिए, इस पर मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं भी छात्र जीवन का राजनीति से मैं ऊपर आया हूँ। लगभग 20-22 वर्ष मेरा भी राजनीतिक जीवन रहा। विद्यार्थी परिषद से काम किया, विद्यार्थी परिषद से मैं भाजपा युवा मोर्चा में आया, भाजपा में काम कर रहा हूँ। समाज के क्षेत्रों में भी अपना जो सहयोग होता है मैं कर पाता हूँ। आप लोगों से वो छुपा हुआ भी नहीं है। लगातार जहाँ लगता है कि जहाँ कम है वहाँ हम हैं, इस भूमिका में हम लोग आगे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने को आते हैं। विषय रोजगार का है, तो रोजगार के लिए मुझे लगता है सबसे बड़ा विषय, हर व्यक्ति को आप डायरेक्ट सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। नहीं, सही बात। तो रोजगार का विषय है कि समाज में ऐसा काम होना चाहिए और उसके लिए सबसे जरूरी है कि शिक्षा का स्तर को उठाना चाहिए कि लोग शिक्षित हो, लोग शिक्षा के माध्यम से कम अपने आप को इस लायक खड़ा कर ले कि अगर उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलता है तो वो प्राइवेट काम कर भी कोई टेक्नीशियन काम करके भी अपना रोजी रोजगार चला सकता है। और उस क्षेत्र में ये जिला पिछड़ा है, ये हमें स्वीकार करना चाहिए। मतलब इस जिला को मान रहे हैं कि पिछड़ा है। तो क्या आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं? सामाजिक कार्यकर्ता होता है कि जो भी लोगों को लग रहा है कि मतलब आप उसका क्या काम करने की कोशिश करते हैं कि आपका समाज में क्या रोल है? श्रीमान, मैं लगातार, मुझे एक कहते हैं ना कि आप अगर किसी पद पे नहीं हैं तो आप बंधे हुए हैं, कुछ साधन संसाधन आप सीमित हैं। उन सीमित साधनों में जो एक सामाजिक कार्यकर्ता को करना चाहिए वहाँ हम लोग खड़े हो जाते हैं। कोई भी मामला मसला ऐसा क्षेत्र में अगर आता है, कोई गरीब व्यक्ति है जो अपना इलाज कराने में सक्षम नहीं है, कोई व्यक्ति, किसी को अगर शिक्षा व्यवस्था में कहीं मदद की जरूरत पड़ती है, किसी को ब्लॉक में अगर किसी को जरूरत पड़ा, किसी को अगर नगर पालिका में जरूरत पड़ा, तो जो एक अपने स्तर से सहयोग हम लोगों से हो सकता है वो हम लोग करते हैं। आर्थिक रूप से भी कई ऐसे मौके आए हैं कि कुछ लोगों को ऐसा लगा है कि इसको आवश्यकता है, तो अपना जो स्तर है उस स्तर के अनुसार हम लोग करने का प्रयास करते हैं। और इसी निमित्त ये सदर अस्पताल का मामला आया लगातार, और लगातार मैंने माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को, इस क्षेत्र के संवेदनशील उपायुक्त और जिले के विधायक और सांसद को भी मैंने लगातार पत्राचार के माध्यम से और दूरभाष के माध्यम से लगातार ये बातें बताई है कि साहेबगंज जिला में सदर अस्पताल की व्यवस्था बद से बदतर है। इसको आप लोग देखने का काम करें।
सरकार की व्यवस्था साधन संसाधन पर्याप्त है, इसमें कोई कमी नहीं है, बट ये व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। जी जी, हम 2 दिन पहले ही मैं अखबार में आपका मतलब पढ़े थे, मतलब साहिबगंज के सदर अस्पताल की स्थिति बद से बदतर है। तो कहीं ना कहीं आपको सब ये बयान दिए तो सर्वे मालूम, आप यहीं के हैं तो आप लोकल है तो आपको मालूम है कि स्थिति क्या है। क्योंकि जब एक सिविल सर्जन अपने घर के डॉक्टर को, जो अस्पताल के, जब उन्हें फटकार लगा रहे हैं, बच्चे का कल एक मामला आया था परसों, प्लास्टर के मतलब मनसाही के थे, मतलब उसने डॉक्टर साहब जो हड्डी के डॉक्टर है उन्हें खुद मना कर रहे हैं कि हम हड्डी डॉक्टर नहीं है, मतलब आएंगे मतलब शुक्रवार को। तो क्या लग रहा है, एक हड्डी के डॉक्टर पेशेंट से कह रहे हैं कि हड्डी डॉक्टर नहीं है, शुक्रवार को आएंगे, कैसा ये लग रहा है, कैसा होना चाहिए अस्पताल में? विषय ऐसा है कि 2-3 दिन पहले हम लोग भी देवघर पूजा करने के लिए गए थे। उस दौरान मेरी माँ गिर गई, उनको चोट आया पैर में, हम लोग ले आए साहिबगंज। सुबह उनका बहुत ज़्यादा सूजन था, हम लोगों ने बोला चलो डॉक्टर को दिखला लेते हैं। मैं सदर अस्पताल लेके गया, मैं स्वयं लेके गया, और ले जाने के बाद डॉक्टर सचिन, क्योंकि मैं सामाजिक क्षेत्र में काम करता हूँ, मैं पहचानता हूँ कौन किस पद पे बैठा। मैंने डॉक्टर सचिन, मुझे पता था वो ड्यूटी में, इमरजेंसी ड्यूटी में है। उससे पूर्व जिस व्यक्ति की चर्चा आप, जिस बच्चे की चर्चा आप कर रहे हैं, उसका हाथ टूटा हुआ था, उनसे कुछ बहस डॉक्टर सचिन का चल रहा था। मैं पहुंचा तो मैंने भी आग्रह किया सर ऐसा ऐसा, तो उन्होंने कहा कि आप एक पुर्जा बना के ले आओ ओपीडी से। हम बोले ठीक है, मैं पुर्जा लेके आया, उन्होंने एक्सरे लिख दिया। मैं तुरंत एक्सरे कराने गया, एक्सरे करा के मैं रिपोर्ट ले आया। रिपोर्ट लेकर मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने देखा और कहा कि तो फ्रैक्चर है। तो बोले सर व्यवस्था है, सरकार की सारी व्यवस्था हॉस्पिटल में, तो आप इसका प्लास्टर कर दें। तो पहले तो वो चुप्पी साध लिए। फिर मैंने जब उनको बार बार आग्रह किया कि सर बहुत ज़्यादा सूजन है, क्योंकि मेरी माँ हाई शुगर पेशेंट है, अभी मैं आपको एक रिपोर्ट में दिखा सकता हूँ। उस दिन मैंने उनका शुगर टेस्ट कराया तो बहुत ज़्यादा शुगर था उसका जी, और वो टेंशन में और शुगर, मतलब माहौल अस्पताल का ख़राब था और ज़्यादा उनका, मैं देख रहा हूँ पूरा वो पसीना वगैरह आ रहा। मैंने कहा सर ऐसा ऐसा स्थिति, आप थोड़ा इनको एक बार ट्रीट कर लिया, बहुत ज़्यादा दर्द भी है, क्योंकि टूटा हुआ हड्डी का दर्द तो बहुत भी है। मैंने उनसे आग्रह किया, अब वो पहले आनाकानी करे, फिर आप मुझे वो कह रहे हैं कि शुक्रवार को डॉक्टर, मतलब मैं तो आपको व्यक्तिगत जान रहा हूँ कि आप डॉक्टर सचिन हैं, आप हड्डी के डॉक्टर हैं, तो मैं इमरजेंसी ड्यूटी में हूँ। तो मैंने कहा सर इमरजेंसी का मतलब क्या होता है, आप इमरजेंसी एक्सप्लेन कर दीजिए। इमरजेंसी डॉक्टर आप ऑर्थोपेडिक हैं, किसी का पैर टूटा आएगा, किसी का हाथ टूटा आएगा, कोई सड़क दुर्घटना में घायल होकर आएगा, तो आपको उसको ट्रीट करना है ना, या सिर्फ आप ये पुर्जा पर लिख के उसको आप ये मुक्त हो जाना चाहते हैं कि इसका ये प्रॉब्लम है, बस मेरी काम खत्म है। आपका जब ड्यूटी है, नहीं मैनेजमेंट हमको इमरजेंसी में भी लगा देता है, वहां भी ओपीडी में लगा देता है, बोले ये मैनेजमेंट का विषय है, ये किसी मरीज का विषय नहीं है, ये आपको मैनेजमेंट को बताना चाहिए। वो पूरा दुर्व्यवहार पे उतर गए। तो उन्होंने कहा कि जाइए आपको जिससे बात करना है कर लीजिए। तो मैंने कहा तो सर आपसे सीधे अधिकारी तो डीएस और सीएस हैं, मैं बात करता हूँ। तो मैं अपनी माँ को वहीं व्हील चेयर पर छोड़ के मैं बोला सर मैं बात कर लेता हूँ हट के, बदतमीजी वाले इलाजों में बाहर आप ले जाओ। बोले सर एक महिला है, कहीं गिरी जाएगी, नहीं आप इसको बाहर ले जाओ। उस पर बेचारे गार्ड थे, वो बेचारे संवेदनशील मुझे लगे, उन्होंने कुछ कहना चाहा। तो डॉक्टर ने, मैं बोला ठीक है, मैं इज्जतपूर्वक अपनी माँ को बाहर लेके चला आया। मैंने तुरंत डीसी साहब मुझको फ़ोन करा, तुरंत मैंने सीएस को बोला डीसी साहब, मैं तो बार बार कह रहा हूँ अपनी बातों में, लगातार मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने जीवन में उनसे ज़्यादा संवेदनशील, उनसे ज़्यादा लोगों के प्रति, कार्य के प्रति समर्पित अधिकारी मैंने देखा ही नहीं जी। उन्होंने तुरंत बोला 2 मिनट में मैं बात कर लेता हूँ, जबकि मुझे ऐसी जानकारी है, पता नहीं उसमें कितनी सत्यता, कि शायद वो जिले से बाहर थे। उन्होंने तुरंत सीएस को मामले की जानकारी दी। मैंने डीएस, जब सीएस को मैंने फ़ोन करा तो उन्होंने कहा डीसी साहब से बात हुई है, सो ऐसा ऐसा मामला है। मैं 10 मिनट के अंदर मुझे लगता है डॉक्टर देवेश डीएस और डॉक्टर मुकेश, ये दोनों एकदम पहुंचे। उन्होंने कहा क्या बात है, मैं बताया पूरी जानकारी बताया। सर ऐसा ऐसा स्थिति है, आप कैमरे पे, मैं कह रहा हूँ अटल भारत न्यूज में वो खबर आज भी चल रही है, कैमरे पे डॉक्टर देवेश डीएस ने ये स्वीकार किया कि कई पूर्व में भी कई ऐसे मरीजों का ये शिकायत आया कि डॉक्टर, जो वो ऑर्थोपेडिक का डॉक्टर है डॉक्टर सचिन, उसने कई मरीजों का फाइल फेंका, मरीजों से बदतमीजी किया, अभद्र भाषा का प्रयोग होता है, वो ड्यूटी में रह के ड्यूटी में आते नहीं हैं, ऐसी शिकायतें हैं। उस रिकॉर्डिंग में वो ये भी स्वीकार कर रहे हैं डीएस कि लगातार इसकी शिकायत हमारे पास, सीएस के पास और जिले के उपायुक्त के पास भी गई है, लेकिन इस पर कुछ कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। तो आप स्वीकार करिए कि एक अस्पताल का डीएस जब ये स्वीकार कर रहा है, तो आप सोचिए कि उस डॉक्टर की मानसिकता
उसका दिमाग का स्तर कितना ऊंचे स्तर पर पहुंचा कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं हाँ, सकता है। मनोबल कितना बढ़ा हुआ कितना उसका। बढ़ा हुआ, ये विचार करने का विषय है। जब बार बार कंप्लेन निकला और वहाँ पे डॉक्टर को मतलब वहाँ से तबादला भी नहीं कराया, हटाया भी नहीं जा रहा है, जबकि इसमें लगातार पेशेंट की समस्या और शिकायत हो रही है। पिछली बार भी सिविल सर्जन जांच किए थे तो वो अपने क्लिनिक में पाए गए थे, तो बार बार ऐसी हो रही है। और ऐसे में सदर अस्पताल की स्थिति में सुधार बहुत ज़्यादा ज़रूरत है होने की। देखिए, मैं तो बार बार ये चीज़ों पे मैं दबाव देके कह रहा हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जो हमारी जिम्मेवारी है, जो मेरा अधिकार क्षेत्र है, हम लोग लगातार ये प्रयास करते हैं, हम लोग लगातार ये प्रयास करते हैं कि व्यवस्था जो सरकारी व्यवस्था है, क्योंकि आप हम सक्षम लोग हैं, हम लोग निजी स्तर पे अपनी व्यवस्था खड़ी कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन बहुत झारखंड बहुत पिछड़ा प्रदेश है, यहाँ लोग तब बहुत गरीब तबका का लोग है, वो नहीं कर सकता व्यवस्था खड़ा, वो सरकार की व्यवस्था से ही उसकी जीवन चलती है। और जब वो व्यवस्था पूरी तरह ये खराब हो जाती है तो बहुत दुखद विषय होता है। और सबसे इसमें महत्वपूर्ण विषय ये गौर करने का है कि सरकार के साधन संसाधन पर्याप्त हैं। आप सदर अस्पताल चले जाइए, कई ऐसी व्यवस्था आपको उस अस्पताल में देखने को मिलेगी जो शायद आपको निजी अस्पताल में भी ना मिले, वहां वो व्यवस्था है, परंतु उस व्यवस्था को खराब कर और मुझे उसका सबसे बड़ा ये लगता है, मैंने देखो पूर्व में भी मैंने लगातार इन चीज़ों को उठाया है कि इनका ऐसे घटनाओं में वैसे डॉक्टरों को आपको भूमिका नजर आएगी जो निजी तौर पर यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, जी, उनका ये मकसद होता है कि यहाँ से मरीज को किस तरह से कन्वर्ट करके अपने निजी क्लिनिक में ले जाया जाए और उसका पैसे का दोहन शोषण किया जाए, यही मकसद मुझे नजर आता है। जी जी, अच्छा, खास करके लोकल डॉक्टर। हाँ, आप देखें, अभी एक विषय मैं आपको कहना चाहता हूं, आप पिछले 5 से 10 साल का साहब में डॉक्टर का लिस्ट निकाल लीजिए जो सरकारी डॉक्टर हैं। इस शहर में वो एक साइकिल पे आए और आज अरबों का प्रॉपर्टी बना के खड़ा कर लिए। तो ये बहुत बड़ा जांच का विषय है कि 50,000 लाख रुपए जिस व्यक्ति का सैलरी है, किस व्यवस्था में वो व्यक्ति अरबों का प्रॉपर्टी शहर में बना लेता है। सरकार को इस पर जांच करना चाहिए। जांच करना चाहिए, सही बात है। आपकी सैलरी 80,000 लाख रुपए और अरबों की संपत्ति कुछ ही सालों में कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है? कुछ ना कुछ तो कहीं गड़बड़ है। मुझे लगता है मैं भूल गया, वो हड्डी का जो मैटर आया था लड़के का, सर अभी मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रहा है कि उन्होंने शायद अपना बयान बदल लिया है। हाँ, शायद उनका बयान बदल लिया। कई पत्रकार भाइयों ने मुझे भी दिखाया कि भैया ऐसा ऐसा इशू है, ये देखिए, और बहुत लोगों के पास इसका वीडियो भी था कि पहले उसका बयान देखिए, बाद में इसका बयान दीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग जब इस तरह निष्क्रिय हो जाएंगे तो व्यवस्था नहीं सुधर सकती। अपने अटल रहना चाहिए। अपना जो आपके साथ वास्तविक घटना हुआ, आप किसी पर आरोप प्रत्यारोप ना कीजिए, लेकिन जो गलत हुआ है उसको आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए। और मैं उस दिन भी मैंने सिविल सर्जन जी को मैंने कहा है, आप मेरे रिकॉर्डिंग होगा मेरे पास, मैं आपको भेज दूंगा, मैंने कहा है सीएस साहब को, बोला कि प्रकाश जी ये बहुत लोग ये रिफ्यूज, बोले सर मैं आपको रिटर्न में देने को तैयार हूँ, आप मेरे से रिटर्न ले लो। ऐसे डॉक्टर की आवश्यकता साहेबगंज में नहीं है। नहीं है, सही बात है। इनको एकदम तत्काल यहाँ से हटाना चाहिए और वैसे कर्तव्यनिष्ठ वो सेवा भाव रखते हैं डॉक्टरों को, उन्हें प्रस्थापित करना चाहिए और सिस्टम तभी ये आगे बढ़ेगा। सही बात है। ये मेरा ऐसा कहना था। और शुक्रवार को मैंने तय करा है कि मैं उपायुक्त जी से भी मिलूंगा और मैं लिखित रूप से उपायुक्त को ये चीज़ मैं दूंगा कि सर इस तरह की व्यवस्था है, आपके लगातार प्रयास के बाद, सिविल सर्जन के लगातार प्रयास के बाद भी व्यवस्था नहीं सुधर रही है और इसको आप अपने स्तर से एक बार देखें। प्रकाश सिन्हा जी अपने बातों को रखे हैं और उम्मीद करेंगे कि सुधार हो जल्द से जल्द। खास करके सदर अस्पताल की जो स्थिति है वो बद से बदतर है और इसे सुधार की जरूरत है। जबकि हमारे सिविल सर्जन जी रामदेव पासवान जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं एक के प्रयास से पूरा मतलब कामयाबी वो नहीं मिलेगा, सबको साथ होकर करना है। और लोगों को भी जो पेशेंट है अपने आरोप लगाया है कि कभी डॉक्टर खराब है, फिर बयान आप बदल देते हैं। तो बयान आपको, अगर आपके साथ सच में गलत हुआ है तो आप एक ही चीज़ पे एकदम अड़े रहिए कि हमारे साथ ये हुआ है तो हुआ ही है। चलिए फिर और बात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।